जिस तरीके से मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी और तमाम महापुरुषों की तस्वीरों के साथ, उनकी मूर्तियों के साथ जिस तरीके से उनका अपमान किया गया, भाई मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं, मैं पुनः दोहराता हूं कि चिराग पासवान के घर खाली करने की वजह से कोई नहीं आ रहा है। चिराग पासवान को खुद को इस बात का कोई एतराज नहीं है कि भाई घर खाली हुआ, आज नहीं तो कल मुझे खाली करना था। जिस तरीके से बाबा साहब के साथ, तमाम महापुरुषों के साथ, लोहिया जी हों, जयप्रकाश जी हों, जितने भी महापुरुष रहे हैं उनके साथ, कर्पूरी ठाकुर जी हों, उनकी तस्वीरों के साथ जिस तरीके से अनादर किया गया, भाई घर खाली कराने का ये तरीका नहीं होता है ना कि आप उनकी तस्वीरों को जमीन पर फेंके, जूते चप्पल पहनकर चलें। आप मुझे बताइए ना, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो बोलेगा कि हाँ ये तरीका सही है? कल को घर खाली कराना है, बोलेगा कि हाँ सारे महापुरुषों की तस्वीर को जमीन पर फेंक दो, मिट्टी डाल दो, उसके ऊपर तोड़ दो, मूर्तियां खंडित कर दो, कौन बोलेगा इस बात को कि सही है? तो यकीनन जिनसे मेरे व्यक्तिगत संबंध है उन सब ने भी इस पे अपनी प्रतिक्रिया दी है। आक्रोशित तो सब है भाई, मैं सिर्फ एक समाज की ही बात नहीं करूंगा। मुझे नहीं लगता कि इन तस्वीरों को देखकर प्रदेश का या देश की कोई भी ऐसा संवेदनशील व्यक्ति होगा जो इन तस्वीरों को देखकर आक्रोशित ना होता। क्या अभी भी बीजेपी के लिए प्रेम है सर आपका? क्योंकि 2014 में सूत्रधार आप ही थे गठबंधन के। बिल्कुल 2014 में था, और ईमानदारी से मैंने अपने नेता से मैंने यही बात सीखी कि आप जिसके साथ रहें पूरी ईमानदारी के साथ रहें, और पूरी ईमानदारी के साथ मेरी ईमानदारी पर भले आप लोग कभी तंज में मुझसे ये सवाल पूछें, पर इतना तो आप लोग मानेंगे कि मेरी निष्ठा और मेरी ईमानदारी में तो कहीं कमी नहीं थी। धोखा मुझे सामने वाले ने ही दिया, मैंने धोखा तो मुझे सामने वाले ने ही दिया। क्या मैंने किसी के साथ गलत किया? मैं तो ईमानदारी से अपना जो सीख मेरे नेता मुझे देकर गए थे कि भैया जिस भी अलायंस में रहो सीमेंटिंग फैक्टर का काम करो, जोड़ कर रखो इस अलायंस को, ईमानदारी के साथ रहो। मैं तो विपरीत परिस्थितियों में भी ईमानदारी के साथ ही भाजपा के साथ रहा। तेजस्वी यादव का सॉफ्ट कॉर्नर है आपके साथ, पप्पू यादव का सॉफ्ट कॉर्नर आ गया आपके साथ। क्या आप मानते हैं कि बोचहा के लिए क्या ये माना जाए कि आप साइलेंट होकर कहीं न कहीं समर्थन? भाई एक नाम आप और भूल गए हैं, जीतन राम मांझी जी का। जनता दल यूनाइटेड के साथ है वो, उनका भी सॉफ्ट कॉर्नर है। तो जिनका भी सॉफ्ट कॉर्नर है उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ये चिराग पासवान के लिए नहीं, जिस तरीके से महापुरुषों का अपमान हुआ, मुझे लगता है इस पे हर किसी को अपना पक्ष रखना चाहिए। जो लोग इसमें खामोश हैं वो कहीं ना कहीं महापुरुषों के हुए अपमान में की वजह से जो अपराध हुआ है उसमें ये लोग सहभागी बने हैं, जो कि कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जाता। आप लोग संजय से हो गया तो फिर लग गया होगा। देखिए, मेरी पप्पू जी से मुलाकात हो या मुकेश सहनी जी ने जिस तरीके से ट्वीट किया, या राजद के नेता हों, कांग्रेस के नेता हों, एक विषय क्लियर है कि ये तमाम लोग जिस तरीके से मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी और तमाम महापुरुषों की तस्वीरों के साथ, उनकी मूर्तियों के साथ जिस तरीके से उनका अपमान किया गया, भाई मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं, मैं पुनः दोहराता हूं कि चिराग पासवान के घर खाली करने की वजह से कोई नहीं आ रहा है। चिराग पासवान को खुद को इस बात का कोई एतराज नहीं है कि भाई घर खाली हुआ, आज नहीं तो कल मुझे खाली करना था। जिस चीज के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूं उसको मैं रख नहीं सकता हूं। मैं खुद लॉ मेकर हूं, मैं कानून से कभी खिलवाड़ नहीं करूंगा, तो वो वैसे ही मेरा हक नहीं बनता था। आज नहीं तो कल, आप नहीं कल मुझसे खाली कराते, मैं आज खुद कर देता। मैं 29 तारीख को तो खुद ही खाली कर रहा था। वो अलग चर्चा का विषय है कि उस रात क्यों नहीं गया या किसने नहीं जाने दिया, वो अलग विषय। पर ये जितने लोग आ रहे हैं इन सब की कहीं ना कहीं अपनी वेदनाएं हैं। जिस तरीके से बाबा साहब के साथ, तमाम महापुरुषों के साथ, लोहिया जी हों, जयप्रकाश जी हों, जितने भी महापुरुष रहे हैं उनके साथ, कर्पूरी ठाकुर जी हों, उनकी तस्वीरों के साथ जिस तरीके से अनादर किया गया, भाई घर खाली कराने का ये तरीका नहीं होता है ना कि आप उनकी तस्वीरों को जमीन पर फेंके, जूते चप्पल पहनकर चलें। तो आज पप्पू यादव जी उसी क्रम में आए थे अपनी बातों को रखने। कल श्याम रजक जी या तेजस्वी का जिस तरीके से उनका ट्वीट आया, या कांग्रेस के तमाम नेता जितने हों, तो ये सब अपनी तरफ से अपनी इन विचारों को ही मेरे सामने प्रकट कर रहे हैं कि उनको कितना इस बात का दुख है कि जिस तरीके से इन तमाम महापुरुषों का अपमान हुआ है। क्या बीजेपी के किसी नेता ने आपसे अभी तक इस बात को लेकर बात की, बंगला खाली होने के बाद? भाई मेरी बातचीत तो होती है, व्यक्तिगत संबंध तो मेरे सबके साथ हैं। जैसा मैंने कहा, देखिए वो एक कानूनी फैसला था
वो राजनीतिक फैसला नहीं था, वो कानूनी फैसला था। मैं कानूनी तौर पर घर पर रहने के लिए मैं एलिजिबल नहीं था, बट हाँ साथ में ये तरीके, आप मुझे बताइए ना, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो बोलेगा कि हाँ ये तरीका सही है? कल को घर खाली कराना है, बोलेगा कि हाँ सारे महापुरुषों की तस्वीर को जमीन पर फेंक दो, मिट्टी डाल दो, उसके ऊपर तोड़ दो, मूर्तियां खंडित कर दो, कौन बोलेगा इस बात को कि सही है? तो यकीनन जिनसे मेरे व्यक्तिगत संबंध है उन सब ने भी इस पे अपनी प्रतिक्रिया दी है। आक्रोशित तो सब हैं भाई, मैं सिर्फ एक समाज की ही बात नहीं करूंगा। मुझे नहीं लगता कि इन तस्वीरों को देखकर प्रदेश का या देश की कोई भी ऐसा संवेदनशील व्यक्ति होगा जो इन तस्वीरों को देखकर आक्रोशित ना होता हो। शराबबंदी कानून में संशोधन किया गया है कि अब अगर कोई शराब पीकर पकड़ाएंगे तो उन्हें 2000 से 5000 रुपया फाइन देना होगा। भाई ये एक ऐसा कानून है जो निरंतरता में संशोधन पे संशोधन, कार्रवाई पे कार्रवाई, बैठक पे बैठक, समीक्षा पे समीक्षा, धरातल पे क्यों नहीं उतरता? ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बताएं ना, विफलता कहाँ है? भाई आप जितने भी संशोधन कर लें, जब तक ये जो ढीली जेबें हैं ना आपके आसपास, जब तक उसको आप नहीं सिलने का काम करेंगे, जितने आपके भ्रष्ट अधिकारी हैं, जितने आपके भ्रष्ट नेता हैं, भाई पैरेलल इकोनॉमी तो आपने कभी करी नहीं। आप तो लगे हुए हैं भैया दिन रात, इससे जो पैसा आपको आ रहा है, ब्लैक मनी जितना आ रहा है, कौन नहीं जानता कि भैया पहले से ज्यादा शराब की बिक्री बढ़ी है बिहार में। होम डिलीवरी जिस चीज की हो रही हो, तो उसका पैसा किसकी जेब में जा रहा है? एक बार तो बताएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। आप कानून में कानून, कानून पे संशोधन पे संशोधन, संशोधन पे संशोधन, कौन गिरोह है ऐसा जो आपको ये सारी बातों की जानकारी देता है कि भैया इस कानून को कस दो, इस कानून को ढीला कर दो? तो किसी के कहने पे तो आप चल रहे हैं, कानून तो फिर भी आपका धरातल पर नहीं उतरा। सबसे बड़ी विफलता मुख्यमंत्री जी की ये शराबबंदी कानून है, और आने वाले समय में बिहार की जनता जितनी प्रताड़ित हुई है उस कानून से, आज आपको याद आ रहा है कि भैया 50,000 से कम कर दो इसको, 2,000 5,000 इसको कर दो। जो लाखों लोग जो जेल में बंद हैं, क्यों बंद है भैया वो? और सब गरीब वर्ग के लोग। एक तस्कर आप बंद करते तो हमको समझ में आता, एक कोई बड़ा गिरोह आप बंद करते तो हमको समझ में आता। ये छोटे छोटे गरीब लोगों को और विंडिक्टिव आपने बना दिया। इस कानून को बदले की भावना से इस कानून का इस्तेमाल किया जाता है। मेरा तुमसे बैर है, तुम्हारे घर 2 बॉटल डालो, गिरफ्तार कर लो। क्या मजाक बना के रखा हुआ है बिहार का? जो शराब पीते हैं वो पापी हैं, नीतीश कुमार कह रहे हैं महापापी हैं। मुख्यमंत्री जी यही बोलते हैं ना, हिंदुस्तानी भी नहीं, हिंदुस्तानी भी नहीं है। सर्टिफिकेट देंगे कि कौन भारतीय है, कौन बिहारी है, नहीं है। मुख्यमंत्री जी यही बिहार की जनता है जिन्होंने आपको तीसरे नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज जिनके सामने जाकर आपको नतमस्तक होना पड़ रहा है ना, अब मुख्यमंत्री जी को याद नहीं आता भैया, जब जाके दूसरों के शपथ ग्रहण में जाकर 90 डिग्री के कोण पर झुक जाते हैं, तो उस वक्त उनको याद नहीं आता कि भैया इनसे हमको विशेष राज का दर्जा चाहिए। अपनी सहूलियत के हिसाब से कानून बनाएंगे, अपनी सहूलियत के हिसाब से नीतियां बनाएंगे। जब इनको विशेष राज के दर्जे की जरूरत होती है तो उसकी मांग उठाएंगे, झुंझुना दिखाएंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, आज क्यों नहीं बात करते? आज इनको उस वक्त सब इनको महापापी लगता है, ठीक है, कि भैया जो शराब पिएगा वो सब महापापी है। तो जब कोई मरता है तो जिस महिला को ये अपना वोट बैंक समझते हैं, कम से कम उनके पास तो जाके खड़े होइए। क्यों कानून बनाया था आपने? महिलाओं के लिए बोल के आपने कानून बनाया था ना। तो आज जब किसी आदमी का जब निधन होता है जहरीली शराब पीकर, तो महिलाएं मरती हैं, तो अपनी सहूलियत से एक पक्ष ठीक लगता है, अपनी सहूलियत से वही पक्ष आपको खराब लगता है। ये सहूलियत की राजनीति मुख्यमंत्री जी करना बंद करें। बोझा में तो मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ भाई। किसको समर्थन कर रहे हैं? क्या अभी भी बीजेपी के लिए प्रेम है सर आपका? क्योंकि 2014 में सूत्रधार आप ही थे गठबंधन के। बिल्कुल 2014 में था, और ईमानदारी से मैंने अपने नेता से मैंने यही बात सीखी कि आप जिसके साथ रहें पूरी ईमानदारी के साथ रहें, और पूरी ईमानदारी के साथ मेरी ईमानदारी पर भले आप लोग कभी तंज में मुझसे ये सवाल पूछें, पर इतना तो आप लोग मानेंगे कि मेरी निष्ठा और मेरी ईमानदारी में तो कहीं कमी नहीं थी। धोखा मुझे सामने वाले ने ही दिया, मैंने धोखा तो मुझे सामने वाले ने ही दिया। क्या मैंने किसी के साथ गलत किया? मैं तो ईमानदारी से अपना जो सीख मेरे नेता मुझे देकर गए थे कि भैया जिस भी अलायंस में रहो सीमेंटिंग फैक्टर का काम करो, जोड़ कर रखो इस अलायंस को, ईमानदारी के साथ रहो। मैं तो विपरीत परिस्थितियों में भी ईमानदारी के साथ ही भाजपा के साथ रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को रातों रात 2017 में आप गठबंधन में वापस लेकर आ गए, और ये वही मुख्यमंत्री हैं जो 2014 में प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के नाम पर ही उनका हाथ छटक कर अलग हुए थे।
उस वक्त जब कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़ा था तो लोक जनशक्ति पार्टी ही उनके साथ खड़ी थी। आदरणीय रामविलास पासवान जी, चिराग पासवान, जब अछूत माना जा रहा था भारतीय जनता पार्टी को, सिर्फ शिवसेना और अकाली दल के अलावा कोई तीसरा अलाई इनके साथ जाने को तैयार नहीं था। हम लोग के जाने के बाद तमाम टीडीपी वगैरह साउथ के जितने हैं सब उनके साथ जुड़ने लगे। तब से लेकर अभी तक, बल्कि मुख्यमंत्री जी के साथ कभी हम लोग सहज नहीं रहे। 2017 में जब रातों रात वो गठबंधन का हिस्सा बने, उस वक्त भी ये असहजता मेरे नेता, मेरे मन में थी कि भैया मुख्यमंत्री जी ने हमेशा हम लोग के खिलाफ राजनीति की है। मेरे नेता को अपमानित करने में हम लोग के विधायक 2005 से लेकर अभी तक निरंतरता में पासवान समाज को भाई प्रताड़ित करने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे नेता को अपमानित करने में, राज्यसभा नामांकन की बात हो या जब मेरे नेता वेंटिलेटर पे थे, किस घमंड से मुख्यमंत्री जी बोलते थे, अरे जाकर पूछिए रामविलास पासवान जी से, 2 विधायकों की सहायता से राज्यसभा गए हैं क्या? उस वक्त मेरे नेता वेंटिलेटर पे थे, बोल नहीं सकते थे, अस्पताल में थे, मुस्कुरा के आप लोग के सामने बोलते थे अच्छा बीमार है क्या, हमको तो मालूम ही नहीं है। उसके बाद भी 2017 में जब ये आए तब भी हम लोगों ने भाजपा से ईमानदारी से अपना गठबंधन धर्म निभाया। उस वक्त भी हम लोग असहज थे, अलग होना चाहते थे। प्रधानमंत्री अमित शाह जी ने, उस वक्त तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो मौजूदा गृह मंत्री, उस वक्त इन लोगों ने हस्तक्षेप किया और स्पष्ट कहा कि भाई आपका गठबंधन भाजपा के साथ है, हम लोग के साथ है, मुख्यमंत्री से आपको क्या लेना देना। हम लोगों ने तब से लेकर अभी तक विपरीत परिस्थितियों में भी भाजपा का साथ दिया। 2020 का चुनाव जब मैंने लड़ा, भाजपा के सामने मैंने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, तो भाई मैंने तो ईमानदारी से अपना गठबंधन, अपना फर्ज निभाया। अब सामने वाले की करनी है, सामने वाले के कर्म है, जो उन्होंने किया नहीं किया। जहां तक बोचा में किसको समर्थन दे रहे हैं? मैंने इस बात को मैंने स्पष्ट किया है कि हम लोग भाई वहां पे चुनाव नहीं लड़ रहे। अब जो आगे किसको समर्थन देने की बात है, नहीं है, बिहार की जनता आज की तारीख में भैया इतनी जागरूक है, उनको बताने की जरूरत नहीं है कि आपको किसको समर्थन देना है, नहीं देना है, सबने देखा है। और मैं सिर्फ अनुसूचित जाति की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ दलित महादलित की बात नहीं कर रहा हूँ कि किस तरीके से उनके नेताओं, उनके महापुरुषों का अपमान किया गया। सबने इस बात को देखा है कि भैया किसने किसके साथ क्या किया है। जो बोचा की जनता को उचित लगेगा उनके भविष्य के लिए, उनको जो ठीक लगेगा कि भैया कौन उनकी बेहतरी के लिए काम कर सकता है, उनके साथ वो जाएगी। मुकेश सहनी का सॉफ्ट कॉर्नर है आपके तरफ, मुकेश सहनी का सॉफ्ट कॉर्नर है आपके तरफ, मुकेश सहनी का सॉफ्ट कॉर्नर है आपके तरफ। भाई मैं धन्यवाद देता हूँ, बट मैं पूरी बात सवाल में कर लेता हूँ। तेजस्वी यादव का सॉफ्ट कॉर्नर है आपके साथ, पप्पू यादव का सॉफ्ट कॉर्नर आ गया आपके साथ। क्या आप मानते हैं कि बोचहा के लिए क्या ये माना जाए कि आप साइलेंट होकर कहीं न कहीं समर्थन? भाई एक नाम आप और भूल गए हैं, जीतन राम मांझी जी का। जनता दल यूनाइटेड के साथ है वो, उनका भी सॉफ्ट कॉर्नर है। तो जिनका भी सॉफ्ट कॉर्नर है उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ये चिराग पासवान के लिए नहीं, जिस तरीके से महापुरुषों का अपमान हुआ, मुझे लगता है इस पे हर किसी को अपना पक्ष रखना चाहिए। जो लोग इसमें खामोश हैं वो कहीं ना कहीं महापुरुषों के हुए अपमान में की वजह से जो अपराध हुआ है उसमें ये लोग सहभागी बने हैं, जो कि कहीं से भी उचित नहीं ठहरा।